बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 को आज हम स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स, जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अ स्टेटमेंट यूज्ड, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। अब प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है, उसका जो फ्लो होता है, उसका जो बहाव होता है एग्जीक्यूशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके एग्जीक्यूशन को, तो उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए जिस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है टू कंबाइन करने के लिए एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में। कि हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं सिंपल चीज़ कंबाइन करने के लिए। एक इंस्ट्रक्शन को, एक इंडिविजुअल हदायत को, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को, एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को किस में, सिंगल लॉजिकल यूनिट में, मींस के एक ऐसे यूनिट में जिसमें डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, जिसमें कंडीशंस होती हैं, जिसमें कंपेयर किया जा रहा होता है वैल्यूज़ को। लॉजिकल यूनिट हैज़ वन एंट्री पॉइंट, लॉजिकल यूनिट का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक जो है वो एग्जिट पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंडीशन है, ठीक है, और यहाँ पे लॉजिकल यूनिट का मैंने कहा कि एक एंट्री पॉइंट, ये अब एंट्री पॉइंट है और ये क्या होगा, एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट जहाँ से कंडीशन आती है जिसको कंपेयर किया जाता है, मींस की जो इंस्ट्रक्शन आ रही होती है उस इंस्ट्रक्शन का ये एंट्री पॉइंट होगा और उस इंस्ट्रक्शन को जो है बच्चे वो कंडीशन की बेस पे कंपेयर किया जाता है, देन ये उसका एग्जिट पॉइंट होगा जहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी होती है। देन ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर, और कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम के लॉजिक को। मींस के प्रोग्राम की लॉजिक बनाने के लिए, प्रोग्राम को लॉजिकली जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है यूज़ करते हैं जिस स्टेटमेंट को, उसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर की 4 टाइप्स है स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे है सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को, ऑर्डर को। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है इन सेम ऑर्डर, सेम तरतीब में, इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम। जिस तरह प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स को राइट किया जाता है, जिस तरतीब में इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है प्रोग्राम में, उसी तरतीब से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। मींस के वन आफ्टर द अदर, पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जब एक हो जाएगी फिर दूसरी होगी। मैंने कहा कि सीक्वेंशियल में क्या होता है, ऑर्डर में होता है, मींस के ऑर्डर में, तरतीब में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। अब कैसे होगा, वन आफ्टर द अदर मीन्स एक एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन। इसी तरह तरतीब में स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। द कंट्रोल फ्लो, और कंट्रोल फ्लो करेगा फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू एन अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। कि जो कंट्रोल होगा वो फ्लो करेगा एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक लॉजिकल तरतीब में। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस, और स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि स्टेटमेंट्स को जिस तरतीब में रखा जाता है, जिस तरतीब में लिखा जाता है, उसी तरतीब से उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो स्टेटमेंट्स जब ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी है तो ओनली वन, एक टाइम पे एग्जीक्यूट होंगी। कि एक स्टेटमेंट को एक ही बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब वो एक हो जाएगी फिर दूसरी को उठाया जाएगा, फिर तीसरी को। तो उसका एडवांटेज ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती दरमियान से, क्योंकि हम ऑर्डर में कर रहे होते हैं, ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो कोई भी स्टेटमेंट दरमियान से स्किप नहीं होती। और दूसरा एडवांटेज ये होता है स्टूडेंट्स, एक तो स्किप नहीं होती, और दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि जब ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है तो कोई भी स्टेटमेंट 2 बार एग्जीक्यूट नहीं होती, या कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं हो रही होती, उसकी एग्जीक्यूशन को रिपीट नहीं किया जा रहा होता। ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होंगी, कोई स्किप नहीं होगी, कोई रेपिटेशन नहीं होगी, और वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूशन होगी। इसका आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट देखें कि देखें ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। स्टेटमेंट 1 पहले कंट्रोल आया स्टेटमेंट 1 के पास, जब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई, देन
ऑर्डर में स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा, देन स्टेटमेंट 3 को और देन स्टेटमेंट 4 को, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, इसकी टाइप जो है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता है एक स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। मीन्स के स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट करता है एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को और उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है किसी कंडीशन की बेस पे। क्लियर? स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू। मैंने आपसे कहा कि स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है किसी न किसी कंडीशन की बेस पे, और अगर तो कंडीशन हो जाती है ट्रू तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो क्या होगा, एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, तो फिर क्या होगा, फिर स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। मीन्स के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो कंडीशन की बेस पे एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और होता है इसमें ये है स्टूडेंट्स कि अगर तो कंडीशन हो जाती है ट्रू तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। और ये इफ स्टेटमेंट में होता है, एल्स स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। एल्स में क्या होता है कि अगर एक पार्ट इसका स्टेटमेंट मीन्स अगर एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है। वो कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। इसका जो है ना फ्लो चार्ट हम समझते हैं कि किस तरह इसको करता है। अब फ्लो चार्ट देखें। कंडीशन, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रेस्ट ऑफ द कोड मीन्स के फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करता है इफ़ स्टेटमेंट को, एल्स को और स्विच को। देन इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह ये काम करता है, किस तरह ये सेट ऑफ स्टेटमेंट को लेता है या किस तरह वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है कंडीशन की बेस पे। यहाँ मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया और मैंने कहा कि एंटर यूर मार्क्स, कि अपने मार्क्स क्या करें, एंटर करें। आउटपुट डिस्प्ले होगी, ऊपर शो होगा कि एंटर यूर मार्क्स। स्कैनफ का फंक्शन लगाया क्योंकि मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है और वो इनपुट किस में जाएगी, मार्क्स के वेरिएबल में, और ये एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, इस मार्क्स के वेरिएबल को रेफ़र करेगा, इसके एड्रेस को रेफ़र करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप यूज़र जो है मार्क्स एंटर करता है और आगे मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने कहा कि स्टेटमेंट्स तब डिपेंड करती हैं स्टेटमेंट्स पर। मीन्स कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है किसकी बेस पे, कंडीशन की बेस पे। और यहाँ मैंने कंडीशन लगा दी है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन यूज़ किया, मीन्स के इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ किया है मैंने, और यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है कि यूज़र जो मार्क्स एंटर करता है, यूज़र जो नंबर एंटर करता है, अगर तो वो 40 से ग्रेटर है या वो 40 के इक्वल हैं तो क्या कर दे, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। क्लियर? और अगर यूज़र जो मार्क्स एंटर करता है, फ़र्ज़ करें यूज़र मार्क्स एंटर करता है 50, क्लियर? यहाँ पे एंटर यूर मार्क्स, यूज़र ने मार्क्स एंटर किए 50। जैसे यूज़र ने मार्क्स एंटर किए 50, कंडीशन क्या करेगी, उसको चेक करेगी। मैंने आपसे कहा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे देखें, स्टूडेंट्स ने मार्क्स एंटर किए 50, क्लियर? कंडीशन चेक हुई। कंडीशन में क्या था कि अगर यूज़र जो मार्क्स एंटर करता है वो ग्रेटर है 40 से तो क्या कर दे, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। मीन्स के वाकई नंबर क्या है 50 और 50 ग्रेटर है किससे, 40 से, तो स्टेटमेंट ट्रू होती है। मीन्स के ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। मीन्स के ये वाला जो आपके पास स्टेटमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, तो ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर तो स्टूडेंट मार्क्स एंटर करता है 30, अगर मार्क्स 30 एंटर किए, मार्क्स इसके अंदर जाके स्टोर हो गए मार्क्स के वेरिएबल में, देन कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। कंडीशन क्या थी,
n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 कि यूज़र जो मार्क्स एंटर करे अगर वो ग्रेटर है 40 के तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाए, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट कर दे, देन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यूज़र ने मार्क्स की एंटर किए 30, देखें अब 30 क्या इक्वल है 40 के? नो। क्या ग्रेटर है 40 के? नो। तो स्टेटमेंट ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स। तो क्या होगा स्टूडेंट? रेस्ट ऑफ द कोड कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। इसी तरह स्टूडेंट्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है कंडीशन की बेस पे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज उनको स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। थर्ड हमारे पास जो है टाइप वो क्या है? रेपिटिशन। रेपिटिशन में क्या होता है? रेपिटिशन मीन्स कि एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना, रिपीट करना। क्लियर? रेपिटिशन स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली, मीन्स के एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को वो बार बार एग्जीक्यूट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेपिटिशन स्ट्रक्चर। रेपिटिशन स्ट्रक्चर को इटरेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और लूप भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसे लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम क्या किया जा रहा होता है? एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करे उसे हम क्या बोलते हैं? रेपिटिशन। और रेपिटिशन में हमारे पास 3 मज़ीद उसकी टाइप्स आती हैं। रेपिटिशन यूज़ करता है फॉर लूप को, वाइल को एंड डू वाइल लूप को। स्टूडेंट इसका फ्लो चार्ट देखें, फिर उसकी एग्जांपल देखें और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह रेपिटिशन स्ट्रक्चर काम करता है। फ्लो चार्ट देखें, यूज़र ने अगर कोई वैल्यू एंटर की है, अब ये करता क्या है कि इसमें कंडीशन दी जाती है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन। ठीक है, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है देन वो स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल समझें कि किस तरह ये बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे मैंने एक इंट नंबर दिया, इंट n, ठीक है, और n को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया कि n इज इक्वल टू 1 के। n किसके बराबर है? 1 के। यहाँ मैंने लगा दी रेपिटिशन स्टेटमेंट, मीन्स कि यहाँ मैंने यूज़ किया वाइल लूप को और यहाँ मैंने वाइल की स्टेटमेंट को यूज़ किया है और यहाँ पे रेपिटिशन होगी। इस जगह से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह एक स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट किया जाता है। n है, n इज इक्वल टू 1, n क्या है? 1, और कंडीशन क्या है कि n लेस देन इज इक्वल टू 5, कि अगर n जो है वो लेस देन हो 5 के तो क्या प्रिंट करवा दो? पाकिस्तान। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, पहली स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल यहाँ पे आता है, वो देखता है ठीक है एक n हमारे पास वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है, देन कंट्रोल यहाँ पे आता है और n किसके इक्वल है? 1 के। देन अब n की वैल्यू क्या है? 1, और 1 किससे लेस देन है? 5 से, मीन्स ये कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडीशन चेक होगी, n लेस देन इज इक्वल टू 5। यूज़र ने यहाँ पे प्रोग्रामर ने क्या दी वैल्यू? n की 1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, n 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू है 5 के, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा पाकिस्तान। अब मैंने आपसे कहा कि रेपिटिशन में एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है, वो किस तरह किया जाता है? देन जब पाकिस्तान प्रिंट हो गया, कंट्रोल आया इस स्टेटमेंट पर और यहाँ पे वो आपने देख रही है यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है कि n की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया जाए। अब n की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, पहले 1 थी, n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। देन वो दोबारा किस पे जाएगी? कंट्रोल दोबारा किस पे जाएगा? कंडीशन पे। कंडीशन पे गया और यहाँ पे कंडीशन क्या आती? n लेस देन इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। n की वैल्यू 2 है और 2 लेस देन है 5 से, यहाँ कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई है। दोबारा से वही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट, मीन्स के अगेन पाकिस्तान क्या हो जाएगा? प्रिंट। उसके बाद कंट्रोल फिर यहाँ पे आया, फिर एक n में इंक्रीमेंट किया, n की वैल्यू क्या हो गई? 3। क्लियर?
देन दोबारा कंट्रोल यहाँ पे गया, वाइल कंडीशन मीन्स के कंडीशन के पास गया, एम एन की वैल्यू क्या हो गई 3 और 3 लेस देन 5 से अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट जो है आप चेक करें 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। क्लियर, 5 टाइम जो है ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और 5 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट होके जो होगा आपकी आउटपुट जो होगी उसकी डिस्प्ले होगी। इसी तरह एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी, जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पे गया कंट्रोल, उसने यहाँ पे चेक की कंडीशन, n की वैल्यू क्या है 6, तो 6 क्या लेस देन या इक्वल है 5 के, नो, तो यहाँ से वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे आके प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 5 मीन्स टू से कि जैसे ही n किसके बराबर हो जाएगा 5 के, कि यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 होगी तो स्टेटमेंट एक लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी और जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम फास्ट हो जाएगा। इसी तरह हम कंडीशंस यूज़ करते हैं और रेपिटेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। मैं 4th पॉइंट है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की वो टाइप है दैट मूव्स द कंट्रोल, जो कंट्रोल को मूव करके लेके जाता है टू एन अदर ब्लॉक ऑफ कोड, कोड के किसी दूसरे ब्लॉक में। देखें अगर कोड के 4 ब्लॉक हैं और फर्ज करें कि एक ब्लॉक में जो है वो क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसके से अगला जो ब्लॉक है उसको छोड़ के जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होगा वो कंट्रोल को वहाँ पे लेके चला जाता है। मींस के जो रिमेनिंग स्टेटमेंट होती हैं उसको एग्जीक्यूट करने की बजाय वो ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक पे क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक, और कंट्रोल दोबारा वापस आता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। जिस ब्लॉक पे कंट्रोल जाता है उसकी सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंट्रोल वापस आता है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा था। द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न। जब कंट्रोल रिटर्न कराता है मीन्स कि जब कंट्रोल वापस आता है तो जब फंक्शन कॉल पे कंट्रोल वापस आएगा तो फंक्शन कॉल वाली ब्लॉक में जितनी भी बाकी स्टेटमेंट्स होंगी देन वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से और प्रोग्राम से समझते हैं कि किस तरह कंट्रोल जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोग्राम किसी भी दूसरे ब्लॉक में और किस तरह कंट्रोल जो है वो वापस आता है फंक्शन कॉल पे। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में फंक्शन कॉल हुई तो बजाय इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के ये वहाँ कंट्रोल चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि फंक्शन कॉल होता क्या है स्टूडेंट्स, कि स्टेटमेंट की वो टाइप जो कि मूव करवा देता है कंट्रोल को किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में। अब यहाँ पे आप देखें ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल होने से होता क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है फिर ये स्किप हो जाती है, इस स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है, जिस ब्लॉक में कॉल हो रहा होता है, कंट्रोल फिर उस ब्लॉक में चला जाता है। तो ये लाइन बता रही है कि कंट्रोल क्या करता है कि कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोड के किसी दूसरे ब्लॉक में। तो यही स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन्स के ये दूसरे ब्लॉक में, कोड के दूसरे ब्लॉक में कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आया उसने इसके अंदर वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या की, एग्जीक्यूट की। देन जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद कंट्रोल रिटर्न बैक दोबारा जाता है किसके पास, फंक्शन कॉल के पास। जब कंट्रोल दोबारा एग्जीक्यूट करने के बाद सारी स्टेटमेंट को वापस जाता है फंक्शन कॉल के पास, देन उस ब्लॉक में जो फिर स्टेटमेंट होगी फिर ये एग्जीक्यूट होंगी। इसको प्रोग्राम से समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें मेन का फंक्शन है, हमने एक वेरिएबल दिया, ठीक है, क्यूब के नाम का, क्लियर, जिसमें हमने कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो लेनी है। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक इंट सी और एक एन, क्लियर, 2 वेरिएबल्स लिए जिनकी टाइप क्या है बच्चे, इंटीजर। अब सी मीन्स क्यूब और वो एन वो नंबर जिसका क्यूब लेना है। एंटर नंबर, यूज़र से कहा जाएगा कि एंटर करें कोई भी नंबर। अब जब नंबर यूज़र एंटर करता है वो किस में जाके स्टोर होगा, एन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। कंट्रोल यहाँ पे आया, यूज़र ने नंबर एंटर किया, सपोज करें यूज़र ने नंबर एंटर किया 3, क्लियर।
कंट्रोल यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखता है कि फंक्शन कॉल हो रहा है, और फंक्शन क्या था, फंक्शन का नाम क्या था, क्यूब का फंक्शन। क्लियर, फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। क्लियर, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो बजाय ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के कंट्रोल कोड के दूसरे ब्लॉक में चला जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। क्लियर, अब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, ये स्टेटमेंट उसने स्किप कर दी, और जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल कहाँ चला गया, मीन्स के कोड के उस ब्लॉक में जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे फंक्शन कॉल किया जा रहा है, कंट्रोल जैसे ही यहाँ पे आएगा, मैंने आपसे कहा था कंट्रोल जैसे ही दूसरे ब्लॉक में आएगा उसकी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा फंक्शन कॉल पे आएगा। देन यहाँ पे आया, यहाँ पे एन यूज़र ने कौन सा नंबर एंटर किया था, 3 का क्या लेगा, क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27। देन रिटर्न, फिर क्या करेगा, जब 3 का क्यूब ले लेगा बच्चे तो दोबारा वापस आएगा किसके पास, फंक्शन कॉल के पास, और जो वो वैल्यू रिटर्न करके लेके आएगा वो किसको असाइन कर देगा, सी को। देन जैसे कंट्रोल यहाँ पे आया उसके बाद इस ब्लॉक वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, क्यूब इज़ मॉडुलस डी। तो आउटपुट जो स्क्रीन पे शो होगी वो ये होगी, क्यूब क्या है 27। इसी तरह स्टूडेंट्स फंक्शन कॉल जहाँ पे हो रहा होता है जिस ब्लॉक में, वो उसकी अपनी स्टेटमेंट्स को स्किप करके उस ब्लॉक पे लेके जाता है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है, फिर उसकी सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद अगेन वापस आता है फंक्शन कॉल पे और जो वैल्यू लेके आता है रिटर्न करता है, और वो वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल को असाइन की जाती है। देन उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी फिर वो एग्जीक्यूट होंगी जो पहले स्किप हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।